नजरों को बदलो, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और अगर सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अगर नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, अगर सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, अगर दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो इसलिए जो है अपने सोच को बदलिए, समस्याएं और जो है हमारा रिजल्ट परिणाम खुद ब खुद बदल जाएगा। तो आप जो है अपने मेहनत पर भरोसा रखिए और सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आइए हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का पूरा जो है परिचय और उस निबंध को संपूर्ण रूप से पढ़े थे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो आप जो है प्लेलिस्ट में जो है जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है आज जो है हिंदी का ये दूसरा लेक्चर है, तो इसमें हम लोग करने वाले हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 100% जो क्वेश्चन जो है जितना क्वेश्चन इससे बन पाया है सारा इसमें दिया गया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल जो है जो बच्चा इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इन सभी क्वेश्चन को उनको याद करना नहीं पड़ेगा, खुद याद हो गया होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया या देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हु आर शूद्राज। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है वहां से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं आपका कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट में जो है जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है, देखते हैं कमेंट में कौन बताते हैं। तो 15 अप्रैल 1989 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 18 फरवरी 1918 ईस्वी को और 14 जनवरी 1919 ईस्वी को। तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो इनका जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो आपका महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? मतलब ये कब मरे थे? तो जनवरी 1965 में, दिसंबर 1956 में, दिसंबर 1914 में, दिसंबर 1956 में और उस फरवरी 1914 में, मार्च 1865 में। तो इनका जो मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका क्या हो गया था? जन्म हुआ, मृत्यु हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी बच्चा इसके पहले का लेक्चर पढ़े होंगे, चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, तो अगर वो पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन खुद याद होगा उनको। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? कितने जो है व्यक्ति थे जो इनके प्रेरक थे? 5, 8, 10, 3।
तो इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे आपका 3 थे। प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो आपका बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले जो थे इनके प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि इनसे प्रेरणा लेते थे। तो इनके प्रेरक व्यक्ति कितने हो गए? तो 3 हो गए। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर जो थे, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो आपका पिछड़ा वर्ग में, सामान्य वर्ग में, दलित वर्ग में, मध्यम वर्ग में। तो इन्होंने जो जन्म लिए थे आपका दलित वर्ग में। ठीक है, किस वर्ग में लिए थे बुआ? तो आपका दलित वर्ग में। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि जातिवाद के पोषकों के द्वारा, जातिवाद के पोषकों के द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? तो जातिवाद के पोषकों के द्वारा जो है श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? तो मजदूरी प्रथा का, जाति प्रथा का, बाल मजदूरी प्रथा का या समरसता का। तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये जाति प्रथा का जो है दूसरा रूप मानते हैं कौन लोग? तो जातिवाद के पोषक। जातिवाद के पोषक जो है श्रम विभाजन को मानते हैं ने केवल इस जाति प्रथा का ही बल दूसरा रूप है। ये कौन मानते हैं? तो जातिवाद के पोषक मानते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा किस प्रकार, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है और या संवैधानिक है? बताइए कि जो श्रम विभाजन जो करता है जाति प्रथा, वो सही करता है, गलत करता है? तो यह एक अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा में जो श्रम का विभाजन होता है माता के कहाँ? तो गर्भ में ही कर दिया जाता है और इसमें इच्छा योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए यह सही नहीं है। तो अस्वाभाविक विभाजन है। कैसी विभाजन है? तो आपका अस्वाभाविक विभाजन है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मतलब जाति प्रथा में जो श्रम का विभाजन किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? तो मनुष्य की रुचि पर, रोजगार सृजन के आधार पर, पैतृक पेशा के आधार पर या कौशल क्षमता के आधार पर? किस आधार पर किया जाता है? तो जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम का विभाजन होता है वो पैतृक पेशा के आधार पर, यानी कि पिता का जो पेशा है, माता पिता का जो पेशा है, वही पेशा, वही कार्य जो है अगले पीढ़ी में जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरित किसने किया? तो आपका बताइए, भीमराव अंबेडकर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, ललई सिंह यादव ने और नलिनी विलोचन शर्मा ने। तो इसका हिंदी रूपांतरण जो किए ललई सिंह यादव किए, लेकिन इसको लिखे कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर लिखे थे। हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने किया। अगला क्वेश्चन है, बताइए, कहता है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। बिल्कुल गलत, पेशा को खत्म कर देता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये बात तो सही बोला। यह मनुष्य को रोजगार उन्मुखी बनाता, मतलब रोजगार देता है। जाति प्रथा गलत। यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। बिल्कुल गलत। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि यह जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या कर देता है? तो एक पेशा में बांध देता है। जीवन भर के लिए जो है एक पेशा से बांध देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सच्चे लोकतंत्र का अभिप्राय। सच्चे लोकतंत्र का अभिप्राय जो है, सच्चे लोकतंत्र का अभिप्राय है, तो सच्चे लोकतंत्र का अभिप्राय जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का जो अभिप्राय है आपका भाईचारा होना चाहिए, वही जो है आपका सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए।
भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? देखिए अभी हम बताए थे भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? राम कबीर महात्मा गांधी, बुद्ध रहीम कबीर, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले, बुद्ध कबीर महादेवी वर्मा। कौन कौन थे इनके प्रेरक व्यक्ति? तो इनके प्रेरक व्यक्ति जो थे बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ये तीनों जो थे भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन में आइए, बाबा साहब अंबेडकर सुनिएगा, बाबा साहब अंबेडकर जो थे संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई? मतलब भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 22, 48, 21, 20। तो इनका संपूर्ण जो रचना है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था जाति पाति तोड़क मंडल सम्मेलन लाहौर में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाहौर अभी कहाँ है, तो लाहौर जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश या दरभंगा नरेश? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? तो शिक्षा के लिए जो है न्यूयॉर्क और लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा यहाँ पर आकार होगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो इसके जो लेखक हैं कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अगला कहता है कि भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? भीमराव अंबेडकर की रचना इनमें से कौन है बताइए? तो भीमराव अंबेडकर का रचना देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। देखिए ये तीनों जो है आपको नहीं बताए थे आपको, ठीक है। तो द राइज यहाँ पर जा होना चाहिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन का रूप लिए हुए? तो जाति प्रथा आज श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो आपका श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता। बिल्कुल ये सब बात क्या हो गया? गलत। यह जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह रोजगार वर्धक भी नहीं है, यह जो है विभेद को दूर नहीं करता बल्कि विभेद को और जो है बढ़ा देता है। तो जाति प्रथा की जो विशेषता है भारत की, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। मतलब सही से श्रम का विभाजन यह नहीं करता, श्रमिकों का भी सही से विभाजन नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो क्यों? क्योंकि यह जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित है, पहला। दूसरा, यह पैतृक पेशा से स्वाभाविक विभाजन है। तीसरा, इनमें मनुष्य जो है सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। चौथा आपका कहता है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो यह जो है स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि यह जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ? तो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और कौन चीज? उत्पीड़न की समस्या से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना,
या तो ब्रैकेट में आपका जाति प्रथा, फिर जो है अनुभवहीनता, फिर आपका कार्यकुशलता का अभाव, फिर आपका कहता है एकता का अभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थाबस करना। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है। आधुनिक मनु जो है किन्हें कहा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आधुनिक मनु जो कहा गया है, तो आधुनिक मनु कहा गया किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, फिर जो है जातिवाद के पोषक नगण्य है, फिर आर्थिक दृष्टि से के जो है जातिवाद जो है उचित है। अगला कहता है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है कैसा होना चाहिए, मतलब सही समाज किसको मानेंगे। तो पहला कहता है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, पहला। दूसरा, जिसमें सभी धनी हो। तीसरा, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। चौथा, जिसमें जो है सभी स्वस्थ हो। तो बताइए कि आदर्श समाज किसे मानेंगे, तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है किसे मानते हैं, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधा को। तो लेखक जो है गरीबी और बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण मानते हैं किसको, तो जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं, तो आपका जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो भीमराव अंबेडकर ने जो है उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत, तो इन्होंने जो है बहिष्कृत भारत का क्या किया था, संपादन किया था। बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो संविधान निर्माता के रूप में जो है भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामदेव सकपाल, राम सकपाल और राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। बताइएगा, तो इनके पिताजी का जो नाम था रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। माता का नाम क्या था, तो आपका माता का नाम भीमाबाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। अभी बताए तो माता का नाम क्या था बुआ, तो भीमाबाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह। तो मूक नायक आपका क्या है, तो पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। कहानी है, निबंध है, शब्द चित्र है या डायरी है। तो यह जो है क्या है, निबंध है। यह क्या है बुआ, निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभ्य समाज, अगला क्वेश्चन कहता है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक मानता है। बताइएगा कि सभ्य समाज जो है श्रम का विभाजन किसके लिए आवश्यक मानता है। कार्यकुशलता के लिए, जाति प्रथा के लिए, वन विभाजन के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। तो कार्यकुशलता के लिए जो है सभ्य समाज के जो लोग हैं श्रम विभाजन जो चाहते हैं किसके लिए, तो कार्यकुशलता के लिए, कि लोग कार्यकुशल हो जाए इसलिए कार्य को बांटा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो किसको माना है, तो जाति प्रथा को माना है। अगला क्वेश्चन आपका है नहीं, टोटल क्वेश्चन आपका इसमें 35 को हुआ।
आप जो है अगर इस 35 को कर लेते हैं तो आपका पूरा ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। अगर आप जो है लॉन्ग वीडियो नहीं देखे हैं, इसका जो थ्योरी पार्ट है तो आप उसको जरूर देखिए, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग जो है चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए आइए टोटल समझेंगे एक एक करके। अगर आप जो है वीडियो पढ़े हैं, इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, खुद याद हो जाएगा। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक जो है किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। मतलब लेखक जो है, विडंबना मतलब उपहास, लेखक को क्या उपहास लगता है, मजाक टाइप से, ठीक ना, क्या बुरा लगता है इनको। तो लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में जो है लोग, आज जो है लोग क्या हो चुके हैं, शिक्षित। आधुनिक समय आ चुका है, लोग जो है क्या हो चुके हैं, शिक्षित और समझदार हो चुके हैं। लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि आज के लोग जो है शिक्षित एवं समझदार हो चुके हैं, फिर भी जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, फिर भी आज पढ़ लिख करके भी जात पात का समर्थन करते हैं, जात पात के आधार पर लड़ाई झगड़ा, अनेक बुराइयां उत्पन्न, छुआछूत मानते हैं। तो ये जो है जात पात का बल समर्थन करते हैं। और इसका स्वरूप यह है कि आज जाति प्रथा काम बांटने के साथ साथ, काम बांटने के साथ साथ काम करने वाले लोगों को भी क्या कर देता है, बांट देता है, जो इनको बुरा लगता है। काम बांटता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम करने वाले लोगों को भी बांट देता है और उसमें भी ऊंच नीच का करार देता है, तो इनको बुरा लगता है। तो आंसर इसका लिखेंगे कि लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में आज जो है इतना आगे हो चुका है दुनिया, लोग पढ़ लिख लिए हैं, शिक्षित और समझदार हो चुके हैं, फिर भी जो है जात पात का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जाति प्रथा का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जात के आधार पर लड़ रहे हैं, जात के आधार पर जो है बहुत सारी समस्याएं जो है छुआछूत कर रहे हैं। और आगे इसका स्वरूप यह है कि आज जाति प्रथा काम बांटने के साथ साथ, जाति प्रथा का काम है काम बांटना, लेकिन काम बांटने के साथ साथ ये काम करने वाले लोगों को भी क्या कर देता है, बांट देता है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। यही बात इनको क्या लगता है, तो विडंबना लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब जातिवाद के जो पोषक हैं, जाति के समर्थन में क्या बोलते हैं, कैसे मानते हैं जातिवाद के पोषक कि जातिवाद अच्छा है, तो उसके पक्ष में क्या बोले। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि कार्यकुशलता के लिए काम का बंटवारा किया जाना चाहिए। मतलब जाति प्रथा के जो समर्थन करने वाले हैं वो मानते हैं कि जाति प्रथा अच्छा है, तो क्यों अच्छा है, तो उसके पक्ष में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि कार्यकुशलता के लिए काम का बंटवारा किया जाना चाहिए। और जाति प्रथा काम बांटने का ही कैमा रूप है, बल दूसरा रूप है। कार्यकुशलता के लिए काम को बांटा जाना चाहिए, ये बात सही बात है। और फिर जो है तो इसलिए बल काम बांटना जो है जरूरी है, तो जाति जो है काम को ही बांटता है, और जब जाति काम को ही बांटता है तो कमेन बांटना है, तो जाति बांट दीजिए, काम अपने बढ़ जाएगा। तो बल जाति प्रथा काम बांटने का ही बल कैमा रूप है, दूसरा रूप है। काम बांटिए नहीं तो जाति बांटिए, बात बल क्या है, बराबर है। और जो है दूसरा तरीका है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बल काम बांटने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, तो जाति भी तो काम को ही बांटता है, इसलिए बल जाति प्रथा भी क्या है, सही है। इस प्रकार से जो है ये जाति के पक्ष में बोलते हैं, मतलब कहना चाह रहा है कि जाति जो है प्रथा अच्छा है। तो क्यों अच्छा है, तो जातिवाद के पोषक कहते हैं कि कार्यकुशलता के लिए काम का बंटवारा किया जाना चाहिए। लोग अगर अच्छा से काम करे, कोई भी अगर काम बटल रहेगा तो काम अच्छा से करेगा लोग, ये बात सही है। तो कार्यकुशलता के लिए बल काम का बंटवारा किया जाना चाहिए, और जाति प्रथा काम बांटने का ही बल दूसरा तरीका है, इसलिए जो है जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, मतलब जाति प्रथा बल सही है। इस प्रकार से दूसरा का क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन में आइए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर
लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। मतलब जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिया जातिवाद के लोग, तो लेखक को क्या बुरा लग जाता। तो देखिए, जाति प्रथा में काम का जो बंटवारा है जाति के आधार पर किया जाता है। जाति प्रथा में काम का जो बंटवारा है वो किसके आधार पर, जाति के आधार पर किया जाता है। और इसमें जो है इच्छा और योग्यता, इसमें इच्छा और योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती है। जाति प्रथा में जो काम का बंटवारा किया जाता है उसमें जात के आधार पर, माता पिता जिस जात का है उसी के जात के आधार पर काम बंट जाता है। उसमें काम करने वाला का इच्छा नहीं पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है कि तुम कर पाओगे, तुमको आता है या नहीं, बस जबरदस्ती बांट दिया जाता है। तो देखिए, तो इसमें इच्छा और योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन लेखक जो है, लेखक काम का बंटवारा जो है लोगों के इच्छा और योग्यता, लोगों के इच्छा और योग्यता के आधार पर चाहते हैं। लेखक चाहते हैं कि काम का बंटवारा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो कची के आधार पर, इच्छा और योग्यता के आधार पर। लेकिन जाति प्रथा में जो काम का बंटवारा होता है उसमें इच्छा और योग्यता के आधार पर नहीं होता है। और आगे, तो इसलिए जो है जाति प्रथा लेखक को आपत्तिजनक लगता है, इसीलिए उसका बात जो है इनको बुरा लगता है। ये चाहते हैं कि काम का जो बंटवारा हो था इच्छा और योग्यता के आधार पर, लेकिन उन लोग जो है जातिवाद के जो पोषक है वो चाहता है कि नहीं, काम का जो बंटवारा हो जाति के आधार पर हो, और जाति के आधार पर जो काम बंटता है उसमें इच्छा योग्यता से कोई मतलब नहीं होता। केवल जो है जात है तो इच्छा है चाहे नहीं है फिर भी तुमको काम करना होगा, इसलिए इनको बुरा लग जाता है। क्योंकि दोनों का विचार उल्टा हो रहा है। ये चाहता है कि इच्छा जो है जाति के आधार पर बटे, इच्छा उच्छा से कोई मतलब नहीं, आइए कहते हैं नहीं, इच्छा योग्यता से बटे। दोनों का विचार टकरा रहा है, इसलिए जो है इनको आपत्ति लगता है। अगला क्वेश्चन में आइए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। मतलब जाति जो है काम का जो बंटवारा करता है वो सही से नहीं करता है, मतलब सही रूप नहीं है काम बांटने का। तो क्यों सही नहीं है, तो देखिए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि भारतीय समाज में काम का बंटवारा जो किया जाता है जाति के आधार पर किया जाता है। जाति प्रथा जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप, मतलब सही तरीका इसलिए नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम का जो विभाजन किया जाता है वो किया जाता है, जो काम का जो बंटवारा किया जाता है वो किसके आधार पर, जाति के आधार पर। और जाति के आधार पर जो है और जन्म से पहले ही कर दिया जाता है। जन्मो नहीं किया बच्चा, मरेगा कि जिंदा जन्मेगा अभी पता भी नहीं, और उसके पहले जो है क्या कर दिया, काम का बंटवारा कर दिया जाता है। एवं इसमें इच्छा और योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती है, इसीलिए जो है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। अब जो है तुम किसी का कुछ बंटवारा करो, मान लो 3 भाई है बंटवारा कर रहा है, तो तीनों भाई का भी तो इच्छा होना चाहिए बंटवारा का। जबरदस्ती अगर बांट दिया जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं। अगर तीनों का मन है बांटने का तब तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती अगर बांट दिया है तो जो है गलत होगा कि नहीं। तो वही बात है, काम बांट रहे हैं तो आप इच्छा होना भी तो चाहिए काम करने वाला को, इसलिए जो है क्या है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। इस प्रकार से लिखेंगे कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि भारतीय समाज में काम का बंटवारा जाति के आधार पर जन्म से पहले ही कर दिया जाता है और इसमें जो है इच्छा और योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला कहता है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। मतलब जाति प्रथा जो है गरीबी और बेरोजगारी उत्पन्न कर देता, तो कैसे हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा बेरोजगारी उत्पन्न करता है। तो भारतीय समाज में श्रम का विभाजन जाति के आधार पर किया जाता है और इसमें इच्छा और योग्यता की कोई भूमिका नहीं होते। इच्छा और योग्यता की वहाँ जो है इच्छा और योग्यता की वहाँ कोई भूमिका नहीं होती है, और जिसके कारण जिन लोगों को अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता है, मतलब जो व्यक्ति को जात वाला तो काम बट गया,
बिना इच्छा से बटा। तो जिसको अपन जात वाला काम उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब इच्छा से जो चाहता है करना वो काम उसको नहीं मिल पा रहा है जात वाला के अनुसार, तो इच्छा अनुसार जो है काम अगर नहीं मिलता है तो काम जो है बेचारा क्या कर देता है, छोड़ देता है और जाति प्रथा दूसरे काम करने की जो है अनुमति नहीं देता है। अगर इच्छा से काम नहीं मिला तो वह काम करना क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताए भी थे अगले वीडियो में, फिर से थोड़ा सा हम बताते हैं। यही समझिए कि मान लिया जाए ये आपका दो व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लीजिए यादव है और ये आपका बेचारा ब्राह्मण है, ठीक है। अब जो है तो यादव का काम यादव के अनुसार जो है पशुपालन करना, उसके बाद कृषि करना। इस ब्राह्मण का काम जो है जाति के अनुसार हो गया आपका क्या करना, तो पूजा पाठ करना। मान लिया जाए ये बेचारा जो यादव में जन्म लिए हैं, इसको जो है पशुपालन करना जो है इसको अच्छा नहीं लगे, पशुपालन करना अच्छा नहीं लगे। पूरा बेचारा देखा किसी को पशुपालन करते, इसको अच्छे नहीं लगे, लेटाल पोटाल रहना, उसके बाद दिन भर थकल, ठीक नहीं, गनहाल पुनाल, तो इसको अच्छा नहीं लगा। इसको लगा कि नहीं, सबसे मस्त रहता है पंडित जी वाला काम। अब पंडित जी वाला काम करे में जो है लेटाल पोटाल कुछ नहीं, खाली जाइए बढ़िया से गद्दा पर बैठिए और जो है 2 4 10 गो 50 गो मंत्र जो भी है बोलिए, उसके बाद जो है 2 4 5 हजार हंसवत के चल आइए। तो इसको लगा कि हम यादव वाला काम हमको अच्छा लगता है, मतलब यादव जो है इसको लगा कि ब्राह्मण वाला काम अच्छा लगता है। अब ये बेचारा यादव वाला काम करने नहीं चाहता, इसका इच्छे नहीं है। अब मिला इसको काम तो जाति के अनुसार क्या पशुपालन और जो है खेती करना। अब इसका मने नहीं, और जब मने नहीं तो ये जो है पशुपालन नहीं करेगा, भूखल मर तो मर जाएगा, लेकिन ये नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो चाहेगा कौची करें दूसर काम दूसर जात वाला, तो दूसर जात वाला काम लोग इसको करने के लिए नहीं देगा। तो ये वाला काम जो है अपन जात वाला काम ये अपन मर्जी से नहीं करेगा, और इधर जो है जो इसका जो है दूसर काम जो इच्छा है करने का उसको समाज के लोग करने के लिए नहीं देगा। इधर से खुद से अपन मर्जी से बेरोजगार और इधर से जो है लोग इसको बेरोजगार कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर से समझिएगा, देखिएगा। तो भारतीय समाज में श्रम का विभाजन जाति के आधार पर किया जाता है और इसमें इच्छा एवं योग्यता की वहां कोई भूमिका नहीं होती है, और जिसके कारण जिन लोगों को अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता है तो काम जो है छोड़ देते हैं, काम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जाति प्रथा दूसरे काम करने की अनुमति नहीं देता है जो उसके जाति से संबंधित ना हो। दूसरा काम करे नहीं देगा जो तोर जात से संबंधित नहीं, मतलब यादव जी था ब्राह्मण वाला काम नहीं कर सकता क्योंकि जात है ही नहीं, तो वो काम जो है दूसरा ब्राह्मण ही कर सकता है। तो जो उसके जाति से संबंधित ना हो, आगे जाति प्रथा दूसरे काम करने की अनुमति नहीं देता है, जो कौन चीज, जो उसके जाति से संबंधित ना हो, जिसके कारण लोग जो है क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। अगर जाति प्रथा नहीं होता तो यादव था उसका मन है कि पूजा कराएं तो करा लेता, तो बेरोजगार नहीं रहता बेचारा। लेकिन कहता है नहीं, तुम जात जो है यादव जी है इसलिए तुम पूजा नहीं करवा सकता, बेरोजगार हो गया। और जो काम उसको मिला था अपन जात वाला उसको इच्छे नहीं है, अब वो करवे नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो जाति प्रथा बेरोजगारी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो लेखक आज के उद्योग और में जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं, तो वह जो है जाति प्रथा को मानते हैं। देखिएगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा में जाति के आधार पर काम को बांटा जाता है और जाति प्रथा विपरीत परिस्थिति में भी काम बदलने की अनुमति नहीं देता है। विपरीत परिस्थिति में भी जाति प्रथा काम को बदलने की अनुमति नहीं देता है। अगर आपका काम नहीं भी चल रहा है जात वाला, वो काम का वैल्यू नहीं है, फिर भी आपको जो है वही वाला काम करते रहना है, तो उस स्थिति में यह जो है बहुत दुख की बात है। और जिसको इच्छा से काम नहीं मिलता बेचारा जिंदगी भर एक काम से जो है वह क्या हो जाता है, बन जाता है, और उसी प्रकार से जीवन जो है एक तरह से कष्ट में रह के फिर भी जबरदस्ती बेचारा काम को करते रहता है, तो दुख की बात है। इच्छा नहीं हो फिर भी कोई काम करना हो तो दुख की बात है।
तो इसीलिए कहा गया कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, और जाति प्रथा में जाति के आधार पर काम को बांटा जाता है, और जाति प्रथा विपरीत परिस्थिति में भी काम बदलने की अनुमति नहीं देता है। और एक लाइन इसमें जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं कि जाति प्रथा जो है व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही काम से बांध देता है। अगला, लेखक ने पाठ में जो है किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक ने पाठ में विभिन्न जो है प्रमुख पहलुओं के माध्यम से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, मतलब बताया कि जाति प्रथा गलत है। तो पहला बात इन्होंने बताया जाति प्रथा का बुराई। अगर क्वेश्चन का दे कि जाति प्रथा का बुराई बताइए लेखक के अनुसार, तो पहला तो जाति प्रथा काम का उचित बंटवारा नहीं करता है, पहला बुराई कि यह काम का सही से बंटवारा नहीं करता, पहला। दूसरा, यह बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर देता है, लोगों को बेरोजगार बना देता है। तीसरा जो है इसका बुराई कि जाति प्रथा में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच, छुआछूत। आगे, यह जो है लोकतंत्र का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, लोकतंत्र का भी स्वरूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोग को समान माना जाता है, लेकिन जाति प्रथा में ऐसा होता नहीं, ऊंच नीच जो है भेदभाव लोग करते हैं। तो यह जो है इस प्रकार से जाति प्रथा का क्या है, प्रमुख बुराई है लेखक के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? अगर समाज में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना है तो क्या विशेषता लेखक ने बताए? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषताओं को आवश्यक माना है, जो इस प्रकार है। क्या है भाई? तो सभी लोगों को समान अधिकार, समान न्याय और विकास के समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब समाज के जितना भी लोग हैं वो हर प्रकार से समान होना चाहिए, उसको न्याय समान रूप से मिलना चाहिए, अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए, विकास का अवसर समान रूप से मिलना चाहिए, मतलब सब एक जैसा लगना चाहिए, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे, अर्थात दूध और पानी के मिश्रण के समान जो है भाईचारे का स्वरूप ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कही जा सकती है। अर्थात दूध और पानी जिस प्रकार से मिल करके दोनों एक जैसा हो जाता है, दूध कीमती होता है, फिर भी अगर जल उसमें मिल जाए फिर भी जल और दूध दोनों का कीमत एक जैसा हो जाता है, दोनों का महत्व एक जैसा हो जाता है। तो वैसे ही किसी को पते नहीं चलना चाहिए कौन जात है, सब एक जैसा हो जाना चाहिए, सबको मिलजुल के भाई के समान रहना चाहिए, भाईचारे का स्वरूप होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल इसमें 8 को पूछा था, 8 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बना लेंगे, लिख लेंगे। अब सुनिए, इस बार जो है क्वेश्चन को गहराई तक ले गया है, इसका शब्दार्थ भी पूछा है। तो आप लोग से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाएं, 2024 में जो एग्जाम हुआ है तो उसके अनुसार पहले शब्दार्थ नहीं पूछता था, लेकिन शब्दार्थ भी इस बार से पूछना शुरू किया है। तो हम लोग को भी कोशिश ये करना है कि जैसे हमारा जो है एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है वैसे हम लोग को चेंज होकर के पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो एक बार शब्दार्थ को भी देख लेंगे एक नजर। विडंबना, तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। पोषक का अर्थ होता है समर्थक, पालक या पालने वाला। पोषक मतलब समर्थन करने वाला, सहयोग करने वाला। पूर्व निर्धारण मतलब पहले ही तय कर देना। अकस्मात मतलब अचानक। प्रक्रिया मतलब किसी काम को जो है होने का ढंग या रीति, कोई भी काम करने का एक प्रक्रिया होता है तो वही ढंग और रीति। प्रतिकूल मतलब विपरीत या उल्टा। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा। उसके बाद कहता है उत्पीड़न मतलब बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या अंतरणा देना। अगला संचारित, प्रवाहित, ठीक है। उत्पीड़न मतलब क्या होता है बुआ, तो बहुत गहरी पीड़ा। उसके बाद जो है
बहुविध मतलब अनेक प्रकार से, उसके बाद प्रत्यक्ष मतलब सामने या समक्ष, उसके बाद भ्रातृत्व मतलब भाईचारा या बंधुत्व, उसके बाद वांछित मतलब आकांक्षित या चाहा हुआ। इस प्रकार से 2 वीडियो हुआ। एक पहला में आपका पूरा चैप्टर पढ़ाया गया, लेखक परिचय पढ़ाया गया। दूसरे में आपका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके बाद शब्दार्थ। मतलब ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा ये पहला चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर हमसे संपर्क करना है तो आप जो है इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं 8084320762। अगर आपको जो है किसी प्रकार का कोई जानकारी लेना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपका टेलीग्राम चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस, रोहित आर्ट्स क्लासेस को जो है आप फॉलो कर लीजिए। वहां से आपका जो है ज्वाइन कर जाइए, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।